राना एहसान साहब ना चाहते हुए भी इसको मुज़ाकराती अमल से और दीगर हवालों से जोड़ा जा रहा है। अब इस प्रोग्राम में भी जो बात हुई वो आपने सुनी, ये पहले ही कह दिया गया कि इसका फैसला भी उनके खिलाफ ही आएगा। और साथ ही जो कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी 2 दिन पहले ये खबर दे दी कि मंडे को नहीं सुनाया जाएगा। सो आप क्या इसका ताल्लुक है कानूनी मामलात का मुज़ाकराती अमल के साथ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपने दो वकील जो वकालत कर रहे हैं पीटीआई के आपने बिठा दिए हैं। और देखें, जरूर इन्होंने पहले किसी नून लीग वाले की भी वकालत की होगी, लेकिन हाजिर तो ये पीटीआई की वकालत जरूर बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखें, बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है। अलकादर जो ये कहते हुए राना साहब, आप मैंने उनको राना साहब सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, राना साहब एक सेकंड माजरत के साथ, मैंने एज एक्सपर्ट बुलाया हुआ है। वैसे 3 दिन पहले आपके सेनेटर जो थे अरशद मलिक जज केस में, उनके भाई शुएब भट्ट, उनका भतीजा हमजा भट्ट, उन तीनों की मैंने वकालत की। चले सर, वो राना साहब को कंटिन्यू करने देते हैं। राना साहब अब थोड़ा सा जरा समझा लेने दें। देखें, बात ये है कि ये कहना कि ट्रस्ट की जमीन है तो कोई पर्सनल फायदा नहीं है। आपके पास दर्जनों दुनिया में बहुत बड़े स्कैम ट्रस्ट के नाम पे होते हैं, बहुत बड़े स्कैम एनजीओ के नाम पे होते हैं। तो ये कहना कि अगर ट्रस्ट है तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है और ये बायस्ड इंटरप्रिटेशन है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की थी, उसने करप्शन के जो भी उसको मामला इलीगल ये पैसे लगे, उन्होंने रियासत को ये पैसे वापस कर दिए। उन पैसों को एडजस्ट कराया एक फाइन के एवज। जो मलिक रियाज साहब को फाइन था, वो फाइन अलहदा था और ये पैसे जो है हुकूमत की ट्रेजरी में अलहदा जाने थे। लेकिन इनको जो है वो उस फाइन में एडजस्ट कराने का मतलब है कि जितने वो पैसे थे, 100 मिलियन पाउंड थे, हुकूमत के खजाने को उतना नुकसान हो गया और वो एडजस्टमेंट करा ली। अब देखें, आप भूल जाते हैं कि इसी तरह एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसके अंदर अंगूठियों का जिक्र हो रहा था। वो भी गालबन शायद इसी काम के लिए था कि ये अगर काम हो जाए तो जो है वो तोहफे भी मिलेंगे। और उसके बाद जो उसकी इस कारकर्दगी जो पीटीआई या खान साहब या बुशरा बीबी या जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे लोग, उन्होंने दिखाई और उसके एवज जो इनको ट्रस्ट की जमीन मिली, फिर उधर कंस्ट्रक्शन भी उन्हीं के थ्रू कराई। तो ये बड़ा एक वो केस है ब्राइबरी का। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल क्यों कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं अदालती फैसले? क्यों अदालती प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि 2 दिन पहले सहाफी बता देते हैं, फिर मुज़ाकरात का अमल चलता है, फिर 6 तारीख को क्योंकि ये कहा जाता है कि फैसला अदालती आएगा और 2 तारीख को मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होगा, तो ना चाहते हुए भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है आपस में। देखिए, ये तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी जो है वो छुट्टी की उसकी वजह बताई है कि छुट्टी है, और फिर उन्होंने एक आधी और वजह बताई है टेक्निकल, वो होगी। लेकिन हुकूमत का इससे लेना देना नहीं है, हमें इंतजार करना। हम तो बिल्कुल समझते हैं कि यहाँ करप्शन की खान साहब ने, और बड़ी क्लियर कट करप्शन की, और एक ऑडियो लीक भी आई। तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। लेकिन इसको ये मिक्स करके माफ करा के ट्रस्ट की जमीन आना। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो शौकत खानम की के एक डायरेक्टर ने जो एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जो है वो पैसे इन्वेस्ट करा दिए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीजों को अगर आप टेक्निकली तौर पे देखेंगे तो ये बड़े इसमें मसाइल हैं। और आप इस तरह नहीं कह सकते जी ट्रस्ट की जमीन है तो जी क्या ये ट्रस्ट उनका पर्सनल फायदा पाकिस्तान की हकीकत है। प्रॉपर्टी टाइकून भी यहीं पे थे, हमारे तमाम इदारे भी यहीं पे थे। ये जो मैंने सवाल किए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस को सुना था, उन्होंने इनसे नैब से पूछा था, ये सारे सवाल कन्फ्रंट किए और इनका कोई आंसर वहां पे नैब वालों के पास नहीं था। इसलिए उस केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी, जिन चीजों को मैंने कोर्ट किया है। चले, मैं आगे बढ़ जाती हूँ फिर। अगर अब मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई फैसल चौधरी साहब, 25 मुलजिमान को सजाएं हुई हैं और साथ जो पेश किए गए वो जारी की गई वीडियोस के जरिए उनकी शनाख्त कि कौन कहाँ पर मौजूद था और क्या एक्टिविटी कर रहा था। इस हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? इस पे यूरोपियन यूनियन का बयान हमने इब्तिदाई में किया। कानूनी पॉइंट पे आगे रियासत साहब से पूछूंगी, इस पे पीटीआई क्या समझती है? पीटीआई इन ट्रायल्स को यकसर मुस्तरद करती है। पीटीआई इसको आइनी और बुनियादी शरई हकूक़ की खिलाफ वर्जी समझती है और पीटीआई किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हक में नहीं है। पीटीआई समझती है कि 9 मई एक सियासी मुखासमत की बुनियाद पर बना हुआ केस है, जिसमें उन लोगों को धर लिया गया है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं छोड़ा, और उन लोगों को बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त जो आईजी पंजाब है, उन्होंने जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो भी लोगों के सामने रखा।
लेकिन उसके बाद चाहे वो फयाज चान हो, चाहे मुराद रास हो, अंदलीब अब्बास, जो कि खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में थी, तो खदीजा जो है वो 8 महीने जेल काट के आई हैं, अंदलीब अब्बास को किसी ने पूछा नहीं है। या दीगर जो है खातीन हों या हजरात हों जिन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली या तहरीक इस्तेकाम ज्वाइन कर ली, उनको छोड़ दिया गया। सो ये पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। इस पे जिस अंदाज में वैसे फैसल साहब आपका आप पेश कर रहे हैं कि खदीजा शाह जेल काट के आई लेकिन अब आज़ाद है, तो फिर आप समझते हैं कि कोई प्रिविलेज है जिसके तहत लोगों को छोड़ा जा रहा है और जो जेल में अभी तक हैं उनका कोई नाम उनके इसलिए नहीं बात की जा रही क्योंकि उनके पास वो खास प्रिविलेज नहीं है, या कोई कॉम्प्रोमाइज है जो वो नहीं कर रहे, जो आपके बयान के मुताबिक चले है। और खदीजा शाह ने भी तो 8-9 महीने जेल काटी है, उसको क्या फांसी देनी है आपने? क्या आप 8-9 महीने एक नाजायज मुकदमे में जेल को कोई बुरा नहीं समझ रही हैं? यकीनन आप समझती हैं। आप उनके जो उनको पाबंद सलासल रखा गया है किसी ऐसे जुर्म की पादाश में जो उन्होंने किया भी नहीं, उसकी हमायत तो हरगिज नहीं करेंगी, मुझे पता है आपका। और मैं ये भी समझता हूँ कि खदीजा शाह समेत, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल जरूर रेज करूंगी कि बेशक उन्होंने जेल काटी, आज वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी में भी शामिल हैं, जेल का दौरा करके अपनी रिपोर्ट भी जमा करा रही हैं, लेकिन वो एक नौजवान जिसने शायद मोर चुराया था वहां से, वो जरूर अपनी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किस तफसील में वो भी शामिल है या नहीं, लेकिन सिर्फ महज वहां मौजूद होना उनके लिए सजा। उनको मैं रियासत साहब, आप इसके ऊपर, एक तो वकला बरादरी हो या यूरोपियन यूनियन या इंसानी हकूक, आप लोगों का स्टेटेड रिस्पॉन्स है, आप सिविलियंस के मिलिट्री को ट्रायल के हक में नहीं है, लेकिन फिर इसका मुतबादल क्या हो? जो तफसील जारी की गई वो तो उन तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ, लेकिन इनफरादी तौर पे इल्जाम की क्या तफसील है वो, क्योंकि ये मिलिट्री ट्रायल का मामला है तो हमारे सामने नहीं है, सिर्फ तस्वीर है, वीडियो है और शक्लें हैं। देखिए अब जो हमारे आम कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है उसमें CRPC का सेक्शन 173 जिसकी रिपोर्ट, जिसको हम चलान कहते हैं, वो आती है, उसके साथ सारी एविडेंस वगैरह आती, तो हमें पता चलता है कि क्या है। अब एक ये ट्रायल है जिसमें पब्लिक को भी एक्सेस है, वहां पे आपको नहीं है एक्सेस के, वहां पे एविडेंस क्या है, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन आती है CO को आती है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, समरी वो सारी एविडेंस करके फिर ओथ पे क्रॉस भी करते हैं, और फिर वहां पे जो जजमेंट देने का कॉन्सेप्ट है वहां पे गिल्टी और नॉन गिल्टी वाला मामला होता है। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं अब कि आपने अगर आर्टिकल 10A की बात करनी तो जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो आपको देना है। देखिए वहां पे कंप्लेनेंट कौन है? आर्मी है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आर्मी है। वहां पे ट्रायल कौन कर रहा है? आर्मी के जजेस साहबान बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा हो कि व्हेन दी IO एंड दी कंप्लेनेंट इज द सेम पर्सन, जिसने खुद कंप्लेंट भी की और आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेट भी किया हो, तो आपको इंसाफ मिल सकता है। इसलिए हम ये बात करते हैं। अब लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाजत के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि उस एतबार से देखिए उसमें जजमेंट जो है ना, जवाद ख्वाजा साहब ने जो आर्मी एक्ट 1952 उसका सेक्शन जो 21D था उसको चैलेंज किया था कि इट इज अल्ट्रा वायरस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड भी कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पेंडिंग है, वो सस्पेंड हो गया उसका ऑपरेशन। इससे भी हटके देखिए जो सिविलियन है वो आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन में नहीं आते, वो एक्सक्लूसिवली प्योरली जो आर्मी पर्सनल है उसको गवर्न करता है, सिविलियन उस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि इसका मतलब तो फिर ये होगा कि एक पैरेलल सिस्टम है जुडिशरी का, जो वहां पे भी और यहां पे भी है। अदलिया तो एक ही है ना जो पूरे पाकिस्तान को थ्रू आउट द कंट्री उसके अंदर वो केसेस को सुन रहे, लेकिन सेम टाइम पे आप उधर भी कहें तो आपका बाहर जो, जैसे आप अभी यूरोपीय यूनियन की बात कर रही थी, आप UNO की बात कर रही हैं, बहुत सारे और मुबालग की बात कर रही कि जो ये कहते हैं कि आर्मी के अंदर सिविलियन का ट्रायल जो है उसको वो नहीं, लेकिन अब इसको चैलेंज किया जाएगा तो आप समझते हैं कि ये कम से कम एक मौका मिल जाएगा उनको चैलेंज करने का? आपको देखे ना, ये सारी आपकी प्रोसीडिंग को जो है वो डाउटफुल बना देता है। अगर आपके पास इतनी एविडेंस है तो आम कोर्ट में उनके खिलाफ वो एविडेंस दे और उनको सजाएं करवा दे ताकि लोग उंगली ना उठाएं इस पे। मैं राणा साहब, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो बयान है उसकी नौयत बहुत सख्त है, जिसका के नताइज हमारी इकोनॉमी के लिए डायरेक्टली हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि GSP+ के हवाले से जो आप लोगों ने मुआहदों पर दस्तखत किए हुए हैं इंसानी हकूक को या इंसाफ की फराहमी, तो वो उसको इफेक्ट कर सकता है उस स्टेटस को। और ये भी बताती चलूँ कि GSP+ के हवाले से जो रिलीजियस फ्रीडम्स है पाकिस्तान में, ये पहले ही बहुत बड़ा उनके एक इशू बना हुआ है जिसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। सो आप क्या इसके ऊपर, इसके तो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी पे?
नहीं, देखें, मेरे ख्याल से पहले कोई ऐसे इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे। ईयू के जो कंसर्न्स हैं उनको हमारे सिस्टम को जो है वो इतना उनको डिटेल में नहीं पता, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखें, ये आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि जो क्वालिफिकेशन है एक सिविलियन की कि उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, वो बहुत सख्त और स्पेसिफिक है, और ये एक आम सिविलियन के ऊपर इतलाक नहीं होती। तो एक सिविलियन को फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर होना पड़ता है, उसकी उस मामले की अबेटमेंट, एग्जीक्यूशन या प्लानिंग का हिस्सा वो बनेगा, तो सिर्फ इस मखसूस केस के अंदर उस एक सिविलियन का ट्रायल जो है हो सकता है। और देखिए, दूसरी बात ये है कि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये एक मिलिट्री कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है। ये ऐसे नहीं है कि ये नॉन चैलेंजेबल है, ये चैलेंजेबल है, और ये आपके हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है, फिर उसके ऊपर आपके पास अपील का हक है। तो ये कहना जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स दर्जनों मुल्कों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और बड़ी स्पेसिफिक शिक्स होती हैं कि किस मखसूस माहौल में एक सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। वो आप पूरा करेंगे तो आपका वहां होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कंसर्न हमें होना चाहिए कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। हाँ, ये लोग जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरीके से लॉबिंग की जाती है, उसके जरूर असरात आते हैं, लेकिन ये जो लीगल फोरम्स हैं, अगर ईयू का ये फॉर्मल फोरम है, जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हमारा कानून है और किस तरीके से इसको प्रोसीड किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे, तो ये मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई, यहाँ तो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है इसके ऊपर। क्या आप गौर करें, इसका ताल्लुक जीएसपी प्लस से भी हो सकता है, यानी जीएसपी रिवोक भी हो सकता है। उनको जब एक्सप्लेन किया जाएगा कि आगे राइट ऑफ अपील्स भी हैं और सारे मामलात हैं, और यहाँ भी पूरा एक जो मिलिट्री कोर्ट का प्रोसीजर है वो भी मेरिट पे है, और वो बगैर एविडेंस के और बगैर डिफेंस के नहीं होता, तो सारे वो जो लवाजमात जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर पूरे करने की पाकिस्तान को जरूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की वायलेशन हुई है, और ये केस उनको प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो ये मामला जो है इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए।